चलो मैं स्टार्ट करें। ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हैं आपकी स्लाइड्स। ठीक है, आपको सबको क्लियरली नजर आ रहा है सब इसमें? ठीक है, यस ठीक सर, है। क्लियर है। यस सर। यस सर। अब देखिए, ये एक स्टीम पावर प्लांट की रीहीट साइकिल है। तो इसमें बताया गया है कि इसकी जो नेट पावर आउटपुट है वो है 80 मेगावाट। ठीक है, इसका मतलब ये टोटल है। और इसमें आप वो भी कह लें कि आउटपुट जो टरबाइन का है और टरबाइन्स का दो है, क्योंकि और एक वो वाली चीज भी है कि पंप का वर्क भी होगा। ठीक है ना। अब बता रहे हैं स्टीम जो है वो एंटर हो रही है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर टरबाइन है, 10 मेगा पास्कल पे है। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर बता दिया है 500 डिग्री सेल्सियस। और एक और है लो प्रेशर टरबाइन, और उसका जो वो है प्रेशर वो है 1 मेगा पास्कल। और 500 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। तो कह रहे हैं कि स्टीम जो कंडेंसर को लीव कर रही है, ये थोड़ा सा इसमें तंग किया हुआ है, दूसरी तरफ चले जाते हैं। स्टीम जो लीव कर रही है कंडेंसर को वहां पे। अच्छा, आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दें। अपने माइक्स आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है। तो कंडेंसर को जब लीव कर रही है स्टीम, तो वो कर रही है एज अ सैचुरेटेड लिक्विड। और साथ ही साथ ये कि कंडेंसर का प्रेशर 10 किलो पास्कल्स है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी हुई है टरबाइन की 80% यानी 0.8। और पंप की भी दी हुई है यानी 0.95। ठीक है, यानी यहाँ पे कंप्लीटली आइसेंट्रोपिक नहीं है। वैसे तो हम आइसेंट्रोपिक की लाइंस भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन कंप्लीटली आइसेंट्रोपिक नहीं है। यहाँ पे आइसेंट्रोपिक जब एफिशिएंसी दी हुई होती है, इसका मतलब एंट्रोपी चेंज होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड कर्व होता है फॉरवर्ड। भी आपको फिगर में भी दिखाते हैं। आपसे कह रहे हैं आपको जो है वो सैचुरेशन लाइन दिखानी है, क्वालिटी निकालनी है, या फिर टेम्परेचर अगर वो सुपर हीटेड है तो। और साथ ही साथ थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है साइकिल की। और मास फ्लो रेट भी निकालना है स्टीम का। ठीक है। अब इसकी देखें, जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ये है रीहीटिंग। रीहीटिंग असल में यहाँ हो रही है। ये 4 से 5 हो रही है रीहीटिंग, क्योंकि देखें प्रोसेस 2 से 3 हो रही है हीटिंग बॉयलर में। और फिर 3 से 4 जो दिखाया है या 3 से 4 जो दिखाया है, ये आपकी हाई प्रेशर वाली टर्बाइन है जहाँ पे एक्सपेंजन हो रही है। और फिर पूरी एक्सपेंजन नहीं हुई, थोड़ी सी एक्सपेंजन हुई, और फिर वो उससे कहाँ भेज दिया आपने, दोबारा से भेज दिया बॉयलर में हीट होने के लिए। और फिर वो लो प्रेशर पे हीट होके लो प्रेशर टरबाइन में दाखिल होगी। और फिर वहां पे उसकी आगे की मजीद पूरी एक्सपेंजन हो। देखें स्टेप बाय स्टेप देख लें इसमें। सबसे पहले आपको ये बताया हुआ था वहां पे कि स्टीम जो है वो 10 मेगा पास्कल पे और 500 शायद बताया था, चेक कर लेते हैं। 10 मेगा पास्कल 500 डिग्री सेल्सियस पे एक हाई प्रेशर टरबाइन में दाखिल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 मेगा पास्कल की ऊपर लाइन दी हुई है जिसको आप आइसोबार कहेंगे। और इस पॉइंट 3 की अगर बात की जाए, क्योंकि पूरे साइकिल में से पॉइंट्स की मर्जी होती है, आप जैसे चाहे लगा लें। यहाँ पे हमने इसे पॉइंट 3 लिखा हुआ है, क्योंकि आमतौर पे होता है ये कि आप शुरू वहां से करते हैं पंप के स्टार्ट से ना, तो फिर 1 2 और फिर बॉयलर के एंड पे आप 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो ये 10 मेगा पास्कल और 500 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स का एक उसूल है
अगर आपको एक चीज पता है तो आपको एक चीज पता है, यानी एक प्रॉपर्टी पता है। और अगर दो पता है तो मतलब सब पता है। ठीक है, तो आपको तो दो पता है यहाँ पे कि भाई प्रेशर भी पता है और टेम्परेचर भी पता है, तो यानी मामला थोड़ा आसान है, फिर यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है। अब इसके बाद फिर बाकी चीजें सब सब पहले डाटा के मुताबिक ना एनालाइज कर लेते हैं, चीजों को देख लेते हैं। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि लो प्रेशर टरबाइन जो है वो 1 मेगा पास्कल पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 से 5 जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये भी एक आइसोबार है, लेकिन ये वो वाला आइसोबार है जो 1 मेगा पास्कल पे है। ठीक है, यानी इसका प्रेशर कम है। लेकिन ये 0.5 अगर आप नोट करें, जाहिर सी बात है टीएस डायग्राम है, तो 0.5 पे भी टेम्परेचर वही है जो 0.3 पे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 4S और 4 जो दिखाया है ना, 2 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि 4S वो वाला पॉइंट है कि जो अगर हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन होती आइसेंट्रोपिक, तो जो हमें पॉइंट मिलता, तो मिलता 4S। लेकिन क्योंकि आइसेंट्रोपिक नहीं हुई और यहाँ पे एक आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दी हुई है, यानी डेफिनेटली एंट्रोपी ने थोड़ा सा इंक्रीज होना है, तो वो हमने फिर पॉइंट देखा है 0.4। ठीक है, और स्लाइटली आप देख रहे हैं कि वो आगे को कर्व हो रहा है 3 से 4। तो दोनों ही फिर कंसिडर किए जाते हैं और फिर आगे इनको यूज किया जाता है। अच्छा, फिर आपसे ये कह रहे थे कि हाई जो लो प्रेशर टरबाइन है उसमें स्टीम एक्सपेंड हो रही है, और एक्सपेंड होते होते जो है वो, फिर हमने 0.6 ले लिया। फिर आपसे ये कह रहे थे कि जब वो कंडेंसर को, जो कि 10 किलो पास्कल पे है, इसको जब लीव करेगी तो वो एक सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगी। और सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब ये होता है कि वो डोम के लेफ्ट साइड पे हो, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है फिर वो एग्जैक्टली डोम के लेफ्ट वाले पार्ट पे आपको 0.1 नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 0.1 भी कुछ 0.1 के बारे में भी क्लू मिल रहा है। और वो क्लू ये है कि 0.1 जो है वो 10 किलो पास्कल पे है। ठीक है, और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 10 किलो पास्कल पे हमारे पास अ, यह है क्या, सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड है। अच्छा, क्या इसका टेम्परेचर भी गिवन था? चेक कर लेते हैं। नहीं, बस टेम्परेचर नहीं गिवन, सिर्फ प्रेशर गिवन है आपको, और ये पता है कि ये एक सैचुरेटेड लिक्विड है। ठीक है, तो फिर तो ये निकाला जा सकता है। यहाँ से हम 0.1 से देखें, आपको पता है ये बात कि एंथैल्पीज का पूरा गेम होता है, ऐसे निकालना होता है। तो वहाँ कहीं कहीं हम एंट्रोपीज भी निकालते हैं, उन्हें इक्वेट करते हैं आपस में, क्योंकि जब प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता है तो वहाँ एंट्रोपीज को भी इक्वेट करते हैं। लेकिन असल काम होता है एंथैल्पीज निकालने का, यानी एच निकालने का। ठीक है, तो 0.1 से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखें, क्योंकि हमें 0.1 की भी एच चाहिए, तो आप कहेंगे कि भाई 0.1 पे जो एच है वो तो सिंपली एच एफ होगी, 10 किलो पास्कल पे, तो आप ये जाके स्टीम टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है 191.81 किलो जूल पर केजी। फिर अगर हम 0.1 पे ही V1 की बात करें, V1 का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.1। उसकी वजह ये है कि हम जब पंप वर्क निकालते हैं तो इसमें इसका बड़ा काम है। वहाँ पे एक फॉर्मूला आप पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में, V डेल्टा पी, क्योंकि पंप का काम होता है प्रेशर बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है। तो हमने V1 भी देख लिया कि भाई V1 होगा VF@10 किलो पास्कल, उसकी वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 0.001010 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, अब जब हम पंप के वर्क की बात करेंगे, जो कि पंप वर्क कर रहा है, वर्क इनपुट है, वो इनपुट हो रहा है ना, मतलब पंप के जरिए तो आप वर्क इनपुट कर रहे होते हैं, टरबाइन के जरिए आप आउटपुट यानी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं वर्क, लेकिन पंप के जरिए इनपुट दे रहे होते हैं उसको, उसके WP इन लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वही V डेल्टा पी, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम तो हम कंसिडर करते हैं इट स्टेज कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो लिक्विड है, लिक्विड तो आप इनकम्प्रेसिबल होते हैं ना, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, डेंसिटी नहीं तब्दील होती, डेंसिटी नहीं तब्दील होती तो उसका रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो भी तब्दील नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम ये कह सकते हैं कि V1 और V2 तो सेम ही रहेंगे, तो अब आप सिर्फ सिर्फ लिख सकते हैं V1 टाइम्स डेल्टा पी। अब डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी होगा कि जो फाइनल प्रेशर है माइनस इनिशियल प्रेशर, तो पंप का फाइनल, पंप में से जब ये लिक्विड निकलेगा
तो इसका फाइनल प्रेशर होगा P2 और इनिशियल था P1। और साथ ही साथ हमने डिवाइड कर दिया है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप से। अगर ये नहीं होती ना, मतलब आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप गिवन नहीं होती, तो बस हम कुछ नहीं करते, हम उसे 100% कंसिडर करते हैं। और हम ये कहते हैं कि 100% क्या है, प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो नीचे वन होता है। और अगर आप डिनोमिनेटर में वन लिखते हैं तो कोई भी मसला नहीं होता, क्योंकि वन इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ कुछ दी हुई थी पंप की, तो वो फिर आपने डिनोमिनेटर में लिख दी, और वो है 0.95। इस तरह आप जो है वो पंप का वर्क निकाल सकते हैं। पास कैलकुलेटर पे भी कर लीजिए। 10.62 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा, देखिए इसमें जो है वो चक्कर ये है कि जो P1 है वो है 10 किलो पास्कल, और P2 है 10 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे वो किया है कि 10 मेगा पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसीलिए वो आगे ब्रैकेट में भी चीजें बताई हुई यूनिट्स के हवाले से। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अपने वैल्यूज लिखेंगे और आप यूनिट्स खुद अंडरस्टूड होते हैं। तो आप ये लिखेंगे 0.00101 मीटर के ऊपर के जी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। और फिर आपको ये वाली चीज अब आपको खुद दिमाग में सोचनी है कि भाई 10 मेगा पास्कल का मतलब तो ये है ना कि 10,000 किलो पास्कल। तो 10,000 किलो पास्कल माइनस 10 किलो पास्कल, क्योंकि यूनिट्स की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जब बड़े में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यूनिट सेम रखें, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो केजी में से ग्राम माइनस कर रहे हैं। आप केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राम में से ग्राम माइनस करेंगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आपने मेगा पास्कल से पहले किलो पास्कल में लिया है, और फिर किलो पास्कल से किलो पास्कल का डिफरेंस लिया, 10,000 में से 10 निकाल लिए। और जाहिर है ये वर्क है, वर्क ऑफ पंप एज इनपुट, तो ये किलो जूल पर केजी में आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास H1 तो थी, तो आप H2 भी निकाल लेंगे, यानी सेकंड पॉइंट की इंथैल्पी। सेकंड पॉइंट कहाँ गया आपका, ये रहा, .2 ये रहा, ठीक है। आप कहेंगे कि भाई .2 जो है वो तो .1 की इंथैल्पी थी, साथ में सिर्फ क्या हो गया, पंप का वर्क ऐड हो गया है, बस इतनी सी बात है। आप लिहाजा फिर ये कहेंगे कि H2 जो है वो H1 + WPn, दोनों ऐड हो जाएंगी, H2 आ जाएगा। अब .3 के बारे में ये बात है कि .3 जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो बॉयलर का एग्जिट है, वहां आपको फिर बताया कि अब ये जो हाई प्रेशर टरबाइन में दाखिल हुआ है, वहां पे 10 मेगा पास्कल प्रेशर है और टेम्परेचर है उसका 500 डिग्री। वही बात थर्मोडाइनमिक्स की, दो चीजें पता है तो मतलब सब कुछ पता है। लिहाजा P3 और T3 आपको मालूम है, तो आप जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हैं, स्टीम टेबल्स, एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं और एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। तो वो आप, अच्छा मैंने तो उस दिन आपसे कहा था कि आप ऑनलाइन टूल्स हैं उनसे भी निकाल सकते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट दें, तो आपको बता देता है। मतलब डायरेक्टली बता देगा आपको, कोई ढूंढने ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अब तो नए नए टूल्स आ गए हैं, आप उन्हें यूज करें तो ठीक है। वो आप स्टीम टेबल्स पढ़ना जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत टाइम ज़्यादा होता है ना उसमें। तो जब जब आज के दौर में आपके पास टूल्स हैं तो आप उनको अप्लाई करें। आप इंटरनेट पे खोल लें उसको, टूल को, और उस पर आप डाल लें कि भाई स्टीम टेबल के बल्कि आपके पास वो भी आ जाएगी, एप्लीकेशन भी आ जाएगी प्ले स्टोर पे। बस आप उसमें इनपुट कर दिया करें और आउटपुट आ जाया करेगा, वही जैसे उस दिन आप कर रहे थे। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना H3 तो हमें चाहिए था, एंथैल्पी तो चाहिए ही होती है ना। अब एक और एडिशनल जो चीज आपने S3 निकाली है, क्यों निकाली है भाई, बिला वजह थोड़ी निकाली, हर चीज का मकसद होता है। S3 जब आपने ढूंढ ली स्टीम टेबल से, उसका मकसद ये है कि .3, और अगर आप नोट करें .4s, .3 और .4s, इनकी एंट्रोपी सेम है। इसका मतलब अगर .3 की एंट्रोपी मैं निकाल लूंगा तो ऑटोमेटिकली .4s की एंट्रोपी पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने एहतियातन .3 की एंट्रोपी भी निकाल ली।
फिर आप आ गए 0.4s पे। अब 0.4s का मामला ये है कि 0.4s जो है वो है तो लोअर प्रेशर पे। क्यों लोअर प्रेशर पे है? क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है लाइन। तो एक छोटे आइसोबार से मिल रही है। वो छोटा आइसोबार कौन है? वो है 1 मेगा पास्कल का। वो वाली टरबाइन का जो लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है, उसका आइसोबार, वो आइसोबार है 1 मेगा पास्कल। इसका मतलब प्रेशर हो गया 0.4s का। 0.4s दोबारा दिखा देता हूँ, ये रहा 0.4s। 0.4s जिस लाइन के अलॉन्ग है, आइसोबार के अलॉन्ग है, उसका प्रेशर है 1 मेगा पास्कल। और एंट्रोपी आप वही है जो S3 थी। तो लिहाजा जब आपको ये दो चीजें पता है, तो अब तो वो आ जाएगी ना, एंथैल्पी आ जाएगी। वो वही आप टूल से निकाल लेंगे। स्टीम टेबल का टूल जो है, या एप्लीकेशन जो है, उससे आप निकाल लेंगे। और ये आपके पास आ जाएगी 2783.8 किलो जूल पर केजी। आगे चलते हैं, इसमें कोई सवाल इस स्लाइड में? इस स्लाइड में किसी का कोई सवाल? नो सर। नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे। अब ये लिखा हुआ है ईटा टी। देखें, ईटा टी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। ठीक कार्बाइन। है, यानी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है टरबाइन की। अब वही वाली बात कि भाई टरबाइन की जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है यहाँ पे, वो 80% बताइए। अब ये जो H3 है, H4 है, और H3 और H4s है, ये आपको देखना है कि पॉइंट है किधर। जाहिर सी बात है, ये तो वो एक्सपेंजन है ना जो हाई प्रेशर टरबाइन में हो रही है ना। ये वो एक्सपेंजन नहीं है जो लो प्रेशर टरबाइन में है, ये वो है जो हाई प्रेशर टरबाइन में है। तो आप हमेशा ये देखते हैं, होती क्या है आइसेंट्रोपिक जो एफिशिएंसी है, वो होती क्या है? वो होती है कि एक्चुअल में क्या हीट ट्रांसफर है, जो कि इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी, डिवाइडेड बाय क्या हीट ट्रांसफर हुआ या एंथैल्पी का डिफरेंस आया जब प्रोसेस रियल है और रियल में आइसेंट्रोपिक नहीं है, फिर वो एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल है वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वो क्या होगा? H3 - H4s। आपको अगर ये कहे कि भाई H3 में से H4s को क्यों माइनस किया, उसकी वजह यह है कि भाई 0.3 था ऊपर, और TS डायग्राम में पॉइंट जब ऊपर होता है, आपको नजर आ रहा था वहां पे, तो इसका मतलब वहां पे तो एंथैल्पी ज्यादा होगी। और अंडरस्टूड बात है कि वो अभी टरबाइन में दाखिल हुई है स्टीम, अभी एक्सपेंड नहीं हुई। तो जब दाखिल हुई है तो वहां तो उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी ना, और एक्सपेंड होने के बाद कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि H3 तो हमेशा पहले लिखा जाएगा और फिर माइनस किया जाएगा H4 को और H4s को। न्यूमरेटर में माइनस किया जाएगा H4 को, जो कि H4 ये बता रहा है कि आपके पास एक्चुअल में जो एनर्जी डिफरेंस है, एंथैल्पी डिफरेंस है, वो हो गया H3 - H4, और डिनोमिनेटर में आपका आ गया, जो कि आइडियल है, आइसेंट्रोपिक है, H3 - H4 है। और यही जो रेशियो है ये आपका कहलाता है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। अब आप इसको जरा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके आप कहेंगे कि भाई H4 भी आप निकाल लेंगे। इस वजह से आपने वो H4s निकाली थी। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? S3 निकाली थी तो S4s पता चल गई, S4s पता चल गई थी तो H4s पता चल गई, H4s पता चल गई थी तो H4 पता चल गई। और फिर साथ ही साथ फिर आप आ गए 0.5 की तरफ। 0.5 पे जाके देख लेते हैं। अब ये 0.5 वो पॉइंट है कि जब आपने दोबारा से बॉयलर में या हीटर में हीट किया है, और फिर अ, अब आप किस में भेज रहे हैं उसको? लो प्रेशर टरबाइन में भेज रहे हैं। तो लो प्रेशर टरबाइन के इनलेट पे जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5। ठीक है, इसका मतलब 0.5 का भी जो प्रेशर है वो तो आपको पता है ना। 0.5 का प्रेशर वही होगा जो क्या नाम है आपका, लो प्रेशर टरबाइन का प्रेशर आपको बताया है। कितना बताया है वो?
वो बताया 1 मेगा पास्कल। ठीक है। इसका मतलब ये हीटिंग 1 मेगा पास्कल पे हुई है, और 1 मेगा पास्कल पे ही जो है वो अब दाखिल हो गया है किसमें, लो प्रेशर टरबाइन, क्योंकि उसका प्रेशर वही है। और टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है 3 और 5 का सेम है, यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें इन्होंने पे ये किया है कि P5 और T5 पता है, क्योंकि हमें 1 मेगा पास्कल और 500 डिग्री। इस पे भी हमने क्या कर लिया, हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों निकाल लिए। एंट्रोपी निकालने का बस फायदा ये होता है कि वो जब भी नीचे आ रहे होते हैं ना हम, तो नीचे वाले पॉइंट की इंफॉर्मेशन पता चलना शुरू हो जाती है। एंट्रोपी पता होगी तो जाहिर है नीचे वाले की भी एंट्रोपी पता होगी, तो वो मदद देगी आपको नीचे की स्टेट बाकी डिस्क्राइब करने में। ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब आ जाए पॉइंट 6s पे। अब देखो यहाँ पे भी वो दो कहानी है, 6s होगा और एक 6 होगा। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, लगा देना चाहिए था। जो एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड है ना पॉइंट, ये होगा 6s। और जो थोड़ा सा राइट को इंक्लाइन हुआ हुआ है, ये होगा 6। ठीक है। वो आप अपने पास जो है वो जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल जो नीचे है उसे 6x ऐसे लिखेंगे, और जो सीधे हाथ पे है उसे आप लिखेंगे 6। तो वही वाली बात है, जैसे वहां पे आपने पॉइंट 4s के लिए क्या क्या चीजें निकालनी थी। आपने 4s पॉइंट के लिए इंथैल्पी निकाल ली थी, और आपने एंट्रोपी निकाल ली थी, है ना। तो यहाँ पे भी ये करना है। अब यहाँ पे लेकिन आपके पास ये तो बात आपको मालूम है कि एंट्रोपी पॉइंट 6s की वही होगी जो एंट्रोपी पॉइंट 5 की थी। और पॉइंट 5 की एंट्रोपी आप अभी थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, यही ऊपर वाले स्टेप में। अच्छा, प्रेशर आपको मालूम है क्योंकि अब वो किस में दाखिल हो चुका है, कंडेंसर में। कंडेंसर का प्रेशर दिया हुआ है 10 किलो पास्कल। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 किलो पास्कल पे और 7.7642 किलो जूल पर केजी केल्विन की एंट्रोपी पे आप निकाल सकते हैं क्वालिटी, क्योंकि आपसे क्वालिटी के बारे में पूछ रहे थे वो, कि टरबाइन के एग्जिट पे जो स्टीम होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी। अच्छा, वो क्वालिटी वाली चीज आप जानते हैं ना, कि वो कितना उसके अंदर जो है वो लिक्विड पोर्शन है एज कम्पेयर टू द होल पार्ट जो कि लिक्विड और गैसियस स्टेट पे मुश्तमिल है। तो अब ये आप पढ़ते थे, आप हमेशा इस तरह ही पढ़ते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट 6s, तो आप कहेंगे कि भाई S of 6x इज इक्वल टू SF+X SFG। एक्स के साथ भी नीचे छोटा सा क्या लगा दिया, 6s सब्सक्रिप्ट में, जो कि ये बता रहा है कि पॉइंट 6s पे हम देख रहे हैं कि क्वालिटी कितनी है। तो आप इसको रीअरेंज कर लें, जो अभी मैंने एक्सप्रेशन बोला उसको आप रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा X6s इक्वल टू S6s माइनस SF अपॉन SFG। तो इसमें S6s तो वही है जो S5 था। SF और SFG आप कहाँ से ले लेंगे, टेबल्स। और आपने निकाल ली क्वालिटी 0.9487, ये टरबाइन के एग्जिट पे क्वालिटी है। तो आप जो है एंथैल्पी भी निकाल लेंगे। H6s, H6s क्या हो जाएगी, HF+X HFG। एक्स वही वाली आ गई जो अभी आपने निकाली। अब देखो फिर से वही चीज, H6s जो निकाली है उसका मकसद सिर्फ ये है कि ताकि H6 आ जाए, क्योंकि आपके पास टरबाइन की एफिशिएंसी तो देखें पता है आपको, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 80% दी हुई है। तो पहले भी वही थी, हाई प्रेशर टरबाइन के लिए और लो प्रेशर टरबाइन के लिए भी 80% ही होगी। तो नीचे बिल्कुल वही किया है जैसे कि ऊपर किया था। ऊपर आपने H4 निकाला था H4s की मदद से, यहाँ आप H6 निकाल लें H6s की मदद से। आप इसको देख लेंगे और से। अब जब आप ये निकाल लेंगे ना H6 यानी पॉइंट 6 की इंथैल्पी, तो आपको देखना ही होगा, दोबारा फिगर पे आ रहा हूँ। देखो
जो नीचे बिल्कुल है वो है 6s, और जो सीधे हाथ पे है वो 0.6। अब हमें तो नहीं पता ना 0.6 का है। 0.6 जो है वो ये जो डोम का कर्व है राइट साइड उस पर है या उसके राइट पर है, किधर है हमें नहीं पता। आप ये देखेंगे, आपको ये तो पता है ना कि भाई ये 10 kPa पर है। कंडेंसर जो है, कंडेंसर का प्रेशर है 10 kPa। तो आप ये देख सकते हैं कि 10 kPa पे जो एच जी है, एच जी का मतलब होगा जो 10 kPa पे वो वाला पॉइंट जो डोम के राइट साइड पर कर्व पर मौजूद है। अगर आपकी H6 जो आपने निकाली है वो 10 kPa के एच जी से ज्यादा हुई, तो आप ये कहेंगे कि भाई ये तो सुपर हीटेड रीजन में, फिर ये डोम के अंदर थोड़ी है, ना डोम पर है, ये डोम से सीधे हाथ पे बाहर है, तो आप कहेंगे सुपर हीटेड है। यही बात कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व की जा रही है। ये जो आपने H6 निकाला है, अगर आप चेक करेंगे 10 kPa के यानी उस पे प्रेशर पे, तो वहां जो एच जी दी हुई होगी ना ये उससे ज्यादा है, इसका मतलब ये सुपर हीटेड वेपर है। ठीक है, ये सुपर हीटेड वेपर है आपके पास। और फिर हम आगे आ जाएंगे, फिर आप जाएंगे स्टीम टेबल पे, और आप देखेंगे कि भाई 10 kPa पे आप जाके देख सकते हैं टेम्परेचर T6। वही वाली बात है ना, दो चीजें पता चल गई, एक पे क्या पता चल गया, प्रेशर पता चल गया, एक क्या पता चल गया आपको, एंथैल्पी पता है, यानी H6 पता है। तो आप जो है वो फिर से वही अपना टूल यूज करेंगे कि दो चीजें पता है तो तीसरी निकालनी। T6 आपसे पूछा था उन्होंने, वो आपसे कह रहे थे कि आई थिंक जब वो टरबाइन से एग्जिट हो जाएगी तो वहां आप टेम्परेचर निकालिए, तो वो हमने निकाल लिया। इसके बाद वो पूछ रहे थे कि भाई थर्मल एफिशिएंसी, तो ये तो आपको पता है थर्मल एफिशिएंसी किसी भी पावर प्लांट की क्या होती है, नेट या टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल हीट इनपुट। ठीक है, जब टोटल वर्क की बात की जाएगी तो टोटल वर्क हमारा यकीनन ये होगा कि जो टरबाइन से एक्सट्रैक्ट हुए हैं वर्क माइनस जो पंप से इनपुट दिए, और जो टोटल हीट प्रोवाइड होती है ना भाई, हीट, वो क्या होती है, वो होती है जो बॉयलर में प्रोवाइड होती है। आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे वर्क टरबाइन आउट जो बताया है, यानी टरबाइन से जो वर्क एक्सट्रैक्ट किया वो एक नहीं है, दो है। एक हाई प्रेशर पे किया आपने, यानी जो 0.3 से 4 था, और फिर दोबारा किया था लो प्रेशर टरबाइन में, वो था 0.5 से 6। आप कहेंगे कि भाई जो हाई प्रेशर टरबाइन पे आपने वर्क एक्सट्रैक्ट किया था वो था H3 - H4। और जाहिर सी बात है ये स्पेसिफिक है इंथैल्पीज, किलो जूल पर केजी के हिसाब से होती हैं, वरना तो हम कैपिटल एच लिखते हैं, स्मॉल एच का मतलब ये है कि ये सब बातें हो रही स्पेसिफिक। ठीक है, पर यूनिट मास। और फिर ये H5 - H6 क्या है, ये है वर्क जो ऑब्टेन हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ कौन सी टरबाइन में, लो प्रेशर टरबाइन। ये आपने निकाल लिया। अब क्यों इन देखनी है हमें। अच्छा, अभी अब इसी मोमेंट पे आप चाहें ना तो पहले ये निकाल लें डब्ल्यू नेट, क्योंकि आपको ये पता है कि डब्ल्यू टरबाइन आउटपुट, इसमें से आप माइनस कर दें पंप के वर्क को तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू नेट। पहले चाहें तो डब्ल्यू नेट निकाल लें हाथ के हाथ। इसके बाद आप क्यू इन देख लें, तो भाई क्यू इन का भी मामला ये है कि हीटिंग दो दफा हुई है, एक दफा नहीं हुई। सबसे पहले बॉयलर में हुई, वो था 0.2 से 3। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। पहले 0.2 से 3 बॉयलर हीटिंग हुई, फिर 3 से 4 एक्सपेंजन हुई टरबाइन में, फिर 4 से 5 दोबारा क्या हुई है, हीटिंग हुई है ना 4 से 5। देखो 4 से 5 ऊपर जा रहा है, वो क्या यही तो है रीहीट। भाई ये पूरा कराने का मकसद ही यही है ना, रीहीट साइकिल यही तो है, 0.4 से 5। इसका मतलब अगर मैं H5 - H4 करूंगा तो ये दोबारा जो हीट किया है वो वाली हीट आ जाएगी। तो देख लें आप भी H5 - H4, पहले H3 - H2 है, ये कौन सी है जो पहली दफा हीट किया, प्लस H5 - H4 ये दूसरी दफा जो हीट किया। बस आपने क्यू इन निकाल ली, क्यू इन आ गई, डब्ल्यू नेट आ गया, आपने थर्मल एफिशिएंसी निकाल ली। और आखिर में आपसे कह रहे थे कि मास फ्लो रेट निकालना, तो ये बहुत आसान सी चीज है कि जब आपने डब्ल्यू नेट निकाला है 1276.8, यह है किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी, इसका मतलब डिनोमिनेटर में कौन है, केजी। अच्छा, और आप ये जानते हैं कि वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसकी जो टोटल पावर है, टोटल पावर
वो है 80 मेगावाट। ठीक है। तो यार मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 3 किलो। तो पहले तो हमने 80 10 की पावर 3 और किलो वॉट लिख दिया। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, तो लिख दिया किलो जूल पर सेकंड। तो आपको नजर आ रहा है कि भाई किलो जूल से किलो जूल तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में किलो जूल पर केजी लिखा था, तो आपने ये बचपन में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में। इसका मतलब डायमेंशनली ये चीज ये बन जाएगी केजी पर सेकंड, है ना। कैसे बनी केजी पर सेकंड? कि अगर आपने टोटल जो पावर दी हुई थी, टोटल नेट आउटपुट पावर दी हुई थी, उसको आप कैपिटल डब्ल्यू डॉट लिख सकते हैं। डॉट का मतलब होता है वक्त की निस्बत से, डिवाइडेड बाय छोटा डब्ल्यू नेट। छोटा डब्ल्यू नेट मतलब ये स्पेसिफिक है, ये किलो जूल पर केजी वाली चीज है। जब आप डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है केजी पर सेकंड बनेगी वो आपकी डिमेंशन। केजी पर सेकंड जो यूनिट बन रहा है आपका, ये मास फ्लो रेट का है। तो इस तरीके से आप मास फ्लो रेट निकाल। आई होप ये वाली चीज आपको पहले समझ आ गई होगी। कोई सवाल? सर जो ये बड़ा डब्ल्यू नेट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। 80,000 बड़ा किलो जूल डब्ल्यू पर सेकेंड। बड़ा डब्ल्यू नेट जो है ना, बड़ा डब्ल्यू नेट नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में। बड़ा डब्ल्यू नेट डॉट दिया हुआ था, जिसका मतलब होता है पावर। पावर आपने बचपन में पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ हम इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, अपॉन टाइम को बार बार ना अपॉन टाइम नहीं लिखते, ऊपर छोटा सा लगा देते हैं डॉट। इसका मतलब डब्ल्यू नेट डॉट। बड़ा डब्ल्यू है इसका मतलब स्पेसिफिक नहीं है, पर केजी की बात नहीं है। डब्ल्यू के ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये रेट ऑफ वर्क है, यानी पावर है, आउटपुट पावर है ये, जो 80 मेगावाट दी हुई थी। उसे हमने 80 क्यों नहीं लिख दिया, इसलिए नहीं लिख दिया क्योंकि ऊपर और नीचे ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये थोड़ी कि नीचे तो आप जो है वो किलो जूल पर केजी की बातें कर रहे हैं, ऊपर आप बात कर रहे हैं मेगा वाट की। ये तो नहीं चलेगा, तो उसको भी आपको किलो जूल पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। और किलो का मतलब ये होता है कि, सॉरी, 80 मेगावाट का मतलब ये होता है कि 80,000 किलोवाट। और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। तो हमने लिख दिया 80,000 किलो जूल पर सेकंड। समझ गए भाई? जी सर, समझ। समझ गए, चलो गुड हो गया। अच्छा जी। अच्छा, ये मैं मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। फिर वो नेक्स्ट मीटिंग क्योंकि 9:20 पे ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और ये है कि फिर हम इसी लिंक को दोबारा से आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो हम ये प्रॉब्लम आगे फिर आप करेंगे, बैठ के अभी देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये मीटिंग हम यहाँ एंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप 5 मिनट का वक्फा ले लीजिएगा, या 7 मिनट का ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ मिनट रिकॉर्डिंग में भी लगते हैं। तो 7 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे एंड करते हैं इसको।